Next topic is potentiometer. Potentiometer. Potentiometer नाम से क्या लगता है? It's a device for measuring the potential difference. नॉर्मल डिवाइस कौन सी होती है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए? वोल्टमीटर. तो पोटेंशियोमीटर इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर डिवाइस बिकॉज इसमें एरर कम आता है. प्रिंसिपल इसका जो हम लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वी से दैट व्हेनेवर स्टेडी करंट, स्टेडी मींस कांस्टेंट, व्हेनेवर स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया then potential difference between any two points of the wire is directly proportional to length of the wire. इसको प्रूव कर सकते हो इस स्टेटमेंट को. नॉर्मली अगर मेरे पास पोटेंशियल कोई भी वायर है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना लिखते हैं? वैसे V is equals to IR. And this can be written as I into rho L by A. Potential difference per unit length कितना हो जाएगा? So let this be E. Potential difference per unit length. When steady current flows through a wire of uniform cross sectional area, मतलब अगर I और A कांस्टेंट है तो ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी. If physical conditions are not changing, मतलब अगर हम रो को कांस्टेंट मान रहे हैं तो for constant current and uniform cross sectional area, potential difference per unit length is constant. Unit length मतलब 1 सेंटीमीटर के क्रॉस जो potential difference है that is I rho by A. तो L सेंटीमीटर के क्रॉस कितना हो जाएगा? इसे potential difference across L सेंटीमीटर will be EL where E is constant. ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है. लैब में किया किसी ने एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर? ज़्यादातर तो गए नहीं स्कूल. सो पोटेंशियोमीटर इट्स अगेन देखने में तो मीटर ब्रिज जैसा ही होता है, सिर्फ लेंथ ऑफ वायर कैन बी वेरिएबल. इट कैन बी 5 मीटर लॉन्ग वायर, 10 मीटर लॉन्ग वायर. तो 10 मीटर लॉन्ग वायर कैसे लगेगी? मतलब मीटर ब्रिज तो 1 मीटर का ही होता है. इसमें हम कह रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इट कैन बी 10 मीटर ऑल्सो. वो ऐसे घुमाते रहेंगे. 2 सर्किट इसमें बनते हैं. वन इज रैपिड एज प्राइमरी सर्किट, वन इज रैपिड एज सेकेंडरी सर्किट. अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया. इसको अगर हम देखेंगे इसका सर्किट हम कैसा बनाएंगे, तो पोटेंशियोमीटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ से L मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर. You have a battery, rheostat, ammeter and key, all connected in series with the potentiometer wire. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट. हमने इससे सेल की अगर EMF निकालनी है, किसी सेल की EMF कितनी है, दैट सेल इज कनेक्टेड ओवर हियर. दिस कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट और ये जॉकी. अगर मैंने जिस सेल की EMF निकालनी है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को A से कनेक्ट किया
तो दिस मीन्स कि इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू जॉकी। अगर मैंने जॉकी को वायर में किसी भी पॉइंट पर टच किया कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें इसके कारण करंट फ्लो कर रही थी, मैंने जॉकी को किसी भी पॉइंट पर टच किया और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसका फिजिकली मतलब क्या है कि जॉकी को अगर मैंने यहाँ टच किया से मान लो इस पॉइंट पे और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी करंट फ्लो करेगी गैल्वेनोमीटर में से। कि गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से, दूसरा एंड से। तो जब आपने टच किया इसमें डिफ्लेक्शन आई, आप इसको स्लाइड करना शुरू कर दो, स्लाइड करोगे एंड यू ऑब्टेन अ पॉइंट जहाँ पे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर रिड्यूसेस टू 0। जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 होगी मतलब एन पॉइंट की पोटेंशियल कौन सी है? सेम एज दैट ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल की पोटेंशियल कौन सी है? सेम एज दैट ऑफ ए। तो मतलब जो ए और एन में पोटेंशियल डिफरेंस है वही सेल की ईएमएफ है। अगर ये डिस्टेंस एल है तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी? EL where E is potential difference per unit length। इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस आ क्यों रहा था A और B के बीच में? बिकॉज ऑफ प्राइमरी सर्किट, क्योंकि सेकेंडरी सर्किट से करंट नहीं आ रही, वो तो हमने ज़ीरो कर दी है। जो भी करंट फ्लो कर रही है वो प्राइमरी सेल से आ रही है, ऊपर वाले सेल से। अगर मैं इसकी वोल्टेज को लेता हूँ या ईएमएफ को लेता हूँ V, हमें को बता सकते हो इस वायर AB में करंट फ्लो कितनी करेगी? करंट इन वायर AB, ईएमएफ कौन सी है? V। रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट इज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज, इसकी रेजिस्टेंस RH प्लस इस वायर की रेजिस्टेंस AB। तो करंट फ्लोइंग, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हम, तो वी आर सेइंग करंट फ्लोइंग इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? ये तो करंट आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज करंट इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। करंट इज and resistance per unit length is, अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता हो, जब नल पॉइंट लेंथ निकाल लें तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। अगर मेरे को सेंस लीस्ट काउंट इसका किस पे डिपेंड करेगा? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट डिवाइस का क्या होता है? लीस्ट काउंट इज मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू है, मतलब स्केल लगा हुआ है उसके ऊपर देखने के लिए कितना नल पॉइंट लेंथ देखनी है तो यू नीड अ स्केल। तो स्केल में लीस्ट डिवीजन कौन सी होती है? 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज लीस्ट काउंट। अच्छी डिवाइस कौन सी होती है? लीस्ट काउंट कम होना चाहिए या ज़्यादा? कम। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कम कैसे कर सकते हो? बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, कैपिटल L। अब जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ उतना कम होता जाएगा, इसीलिए 5 मीटर 10 मीटर अच्छी लैब में जाओगे तो मैं भी 20 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर की लेंथ ऑफ वायर, तो वहाँ से हम निकालते हैं। वाई इट इज़ बेटर एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। अगर मेरे को किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हम आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी लेते थे? इन्फिनिटी। चाहिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस थी जिसमें करंट फ्लो कर रही थी I, रेजिस्टेंस थी R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? IR। उस IR को मेजर करने के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर लगाया तो अब कुछ करंट इधर से भी जाएगी IV, और इधर से
I माइनस आई वी। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I माइनस आई वी इंटू आर। ये दोनों वैल्यूज सेम कब हो सकती है? अगर आई वी तो इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी और करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो रीडिंग कैसे लेगा वोल्टमीटर? तो इट शुड बी लार्ज। इनफाइनाइट तो हम सिर्फ थ्योरेटिकली लिख देते हैं, बिकॉज करंट फ्लो करेगी तभी तो निडल डिफ्लेक्ट होगी। तो वोल्टमीटर में हमेशा एरर आएगा ही, बिकॉज इट इज़ नॉट मेजरिंग द एक्चुअल वैल्यू, इट इज़ ड्राइंग करंट। कि जिसके अक्रॉस ईएमएफ निकालना तो उसमें से इसने करंट ले ली, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो उसने रीडिंग को चेंज कर दिया। पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। अगर इसमें से करंट फ्लो करती तो दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है दैट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो ईएमएफ मेजर नहीं होता। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, इसमें ईएमएफ मेजर करोगे, क्योंकि जब मैंने नल पॉइंट लेंथ निकाली, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करी तो इसमें से भी नहीं कर रही, सेल में से करंट फ्लो नहीं करेगी तो इट विल बी ईएमएफ, whereas voltmeter will measure the potential difference। तो EMF मेजर करनी है तो ये रिक्वायर पोटेंशियोमीटर, और इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ। तो 3 एप्लीकेशंस करते हैं हम इसकी। वन इज फाइंडिंग द EMF, सेकेंड इज कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल्स। कंपेयरिंग EMF ऑफ 2 सेल्स लिखने का मेथड अलग, बट थ्योरेटिकली बेसिकली पहले पहला सेल लगाया, नल पॉइंट लेंथ निकाल ली, so that comes out to be L1। फिर फर्स्ट सेल हटा दिया, दूसरा सेल लगा लिया, उसकी जगह पे नल पॉइंट लेंथ आ गई L2। तो EMF की रेशो क्या हो जाएगी? E1 by E2 will be equals to L1 by L2। और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो सेल की यूजिंग दिस मेथड, वो बाद में करते हैं। इतना समझ आया पहले? सो यू कैन राइट पोटेंशियोमीटर। लैब में जाओगे तो मेरे पास है इसका डायग्राम, इस तरह का होता है, बिकॉज इस तरह की डिवाइस होती है। तो मतलब ये नंबर ऑफ वायर्स लगी हुई हैं कि यहाँ से इधर तक फिर इधर तक ऐसे क्रिस क्रॉस, तो जितनी मर्जी बारी लगा सकते हो। होता है 1 मीटर का ही है, और ये स्केल लगा हुआ है देखने के लिए कि जैसे यहाँ तक आ गया तो लेंथ कैसे देखेंगे, 100 तो ये हो गई, फिर यहाँ से वापस। तो आपने जॉकी को मूव करना है देखने के लिए कि नल पॉइंट कहाँ पे आता है। और अगर नल पॉइंट आया ही ना तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? अगर नल पॉइंट आया ही नहीं क्या प्रॉब्लम है? अब मेरे को ये बताओ, ये मैक्सिमम EMF कितनी मेजर कर सकता? जितनी प्राइमरी सर्किट में सेल लगा उसकी EMF है, उससे ज़्यादा तो मेजर ही नहीं कर सकता। आप थ्योरेटिकली सोचो ना, अगर ये मान लो इसकी वैल्यू है V, तो इस वायर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर इसकी वैल्यू V से ज़्यादा है, मतलब इस वायर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस टोटल लेंथ के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो ये अगर 15 वोल्ट का है तो कैसे मेजर करोगे? और दूसरी गलती होती है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेम पॉइंट से कनेक्ट होने चाहिए। एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव कनेक्ट कर दोगे तो नल पॉइंट कहीं भी नहीं आएगा। सो दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह से कनेक्ट होना चाहिए। सो 2 रीज़न होते हैं जो नॉर्मली पूछते हैं आपसे। अगेन बाकी स्टैंडर्ड इसमें भी वही है, वाई स्ट्रॉन्ग करंट शुड नॉट बी पास्ड, रो बिकम्स वेरिएबल, बिकॉज हमने लिया आई रो व ए में रो कांस्टेंट है, तभी हम स्मॉल ई को कांस्टेंट ले रहे थे। सो अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगी तो वेरिएबल हो जाएगा। जॉकी शुड नॉट बी प्रेस्ड हार्ड, इट विल चेंज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। एंड बाकी तो एरर के 2 रीज़न की आइदर EMF of the cell in the main circuit primary cell is more than that of EMF to be measured। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं?
इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन क्या था? डिस्चार्जिंग ही कर रहे हैं हम। तो आर इज ई माइनस वी बाय आई, तो वहाँ से निकालेंगे। मतलब पहले पोटेंशियोमीटर से एक बार ईएमएफ निकालेंगे, पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ तो निकल आएगी बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। जब नल पॉइंट आ गया तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट फ्लो करनी चाहिए, उसको कैसे करें? नहीं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सेल में से तो करंट फ्लो करे पर गैल्वेनोमीटर में से ना करे। कुछ ऐसा कनेक्शन बनाएं ताकि सेल में से तो करंट फ्लो करे पर डायग्राम जो पोटेंशियोमीटर का किया था वो डायग्राम बन गया। दोबारा बनाना पड़ेगा, होगा नहीं मेरे ख्याल से। सुनो तो वही फाइल है क्योंकि पिछले बैच वाला भी अभी तो काम शो हो रहा है। हमने बहुत कुछ लिखा भी था वो साथ में, V इज इक्वल्स टू आई रो बाई ए, वो ज़्यादा लिखने वाला काम भी था पर वो है ही नहीं कि वो स्लाइड ही पता नहीं कहाँ गई। बिकॉज ये तो सब MCQs किए हुए हैं। नहीं है, एनीवेज बना लेते हैं दोबारा। ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, रियोस्टैट क्या होता है? रेजिस्टेंस वेरी कैसे करती है इसमें? कनेक्शन कैसे होते हैं रियोस्टैट के? रियोस्टैट के कनेक्शन हेड एंड टेल, एक ऊपर एक नीचे हमेशा। रियोस्टैट देखा तो हुआ है ना? इसमें बेसिकली एक कनेक्शन नीचे से होता है, एक ऊपर से। कॉइल है, इसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स हैं। मतलब ऊपर ये राइडर है, इसको अगर आप स्लाइड करके एक कॉर्नर पे ले जाओगे, बेसिकली इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? रो एल बाई एंड एल इज लेंथ। तो अगर 50 टर्न्स की रेजिस्टेंस है तो 50 इंटू रो एल बाई एक, मतलब एक से एक टर्न की लेंथ एल है, 50 टर्न्स है। तो इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स डले हुए हैं वायर के, मतलब ये वायर है सारी। तो आप इसको एक एंड पे ले जाओगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरे एंड पे ले गए तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स। कनेक्शन होता है हेड एंड टेल, मतलब एक यहाँ से और एक यहाँ से। कभी ऐसे नहीं करते कि दोनों नीचे कनेक्ट नहीं करते, कभी रीडिंग नहीं आएगी। तो एक कनेक्शन नीचे से होता है यहाँ से और एक ऊपर से कनेक्ट होता है, इसलिए उन्होंने ऐसे मार्क किया होता है।
मैक्सिमम मिनिमम आपको ऐसे नहीं पता चलता देख के, बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन अलग हो सकती है, देख के नहीं पता चलेगा। स्लाइड करके पता चलेगा करंट बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वहाँ से पता चल जाएगा हम किस डायरेक्शन में इसको लेके जाए। बिकॉज ये दोनों होते हैं इसमें, तो जैसे एक शो किया है ना, इधर भी कई बार बनाया होता है पॉइंट, इन दोनों को कनेक्ट कर लो या इन दोनों को कर लो। इतना महंगा आता नहीं वैसे ये 1625, हाँ मेरे ख्याल से 400-500 रुपये का आता होगा। हाँ ये लैब वाला है, लैब में आपके यही मिलते हैं, तो पुराना हो गया होगा ना, है तो सेम ही है। बिकॉज इसमें आपको रेजिस्टेंस पता नहीं चलती, ना तो आपको काउंट करने वाले हो कितने टर्न्स हैं, ना हमें सर्कमफ्रेंस पता है। ये सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हमें ये पता है कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए हो तो फिर आपको रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में हर की के साथ रेजिस्टेंस लिखी होगी कि वो 50 ओम है, 100 ओम है, 200 ओम है। तो आपने वो लकड़ी का डिब्बा जो देखा होगा लैब में, एक दिन ना सारे लैब के इंस्ट्रूमेंट ला के फ़ोटो सबकी दिखा दूँगा मैं, ताकि पहचान दो कौन सी डिवाइस कौन सी है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने कहना उसको तो पक्का पता चल जाएगा, आपने क्लास कभी नहीं लगाई। सो यू कैन राइट पोटेंशियोमीटर। अच्छा हम वो कर रहे थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। यहाँ पे हमने सेल लगाया था जिसकी EMF मेजर करनी है, और हमने नल पॉइंट लेंथ निकाल ली। जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रही तो इसमें से भी नहीं कर रही। अगर मैं एक ऐसा सर्किट और बना लूँ, और अब नल पॉइंट लेंथ निकालूँ, नल पॉइंट लेंथ निकालूंगा मतलब इस पॉइंट में और इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन दोनों की पोटेंशियल सेम है। इधर करंट फ्लो नहीं कर रही, इधर तो कर सकती है, बिकॉज नीचे वाला लूप तो पूरा हो गया। तो अब जो डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा, इसकी पोटेंशियल एक ही सेम एज इस पॉइंट की, नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल ये, और अब इसमें करंट फ्लो भी कर रही है। तो अब जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी V। अगर मैंने की को ओपन कर दिया तो फिर E, की ओपन रखोगे तो EMF आ जाएगी, की क्लोज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चेकिंग ड्रॉ द डायग्राम, पहले लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो फिर कर दियो। Potentiometer is a device used. Potentiometer is a device used to measure the potential difference across any two terminals It is based on the principle that whenever steady current flows through a wire of uniform cross-sectional area, whenever steady current flows through a wire of uniform cross-sectional area, potential difference between any two points of the wire is directly proportional to length of wire between those 2 points. Any 2 points is directly proportional to length of wire between those 2 points. That is V proportional to L, small l.
देयर इज V प्रोपोर्शनल टू L। इसमें दो वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, एक तो स्टेडी करंट और एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। बिकॉज अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो पोटेंशियोमीटर काम नहीं करेगा। सो स्टेडी करंट एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट। सो V proportional to L। Proof consider a wire of resistance capital R, length L, and uniform cross sectional area A। length L and uniform cross sectional area A। when a steady current I flows through it, the potential difference across two ends is ये डायग्राम बना लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको सिलेबस से निकालने के बाद अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर। ये किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है, पर पिछले साल हर एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन आया। बिकॉज सिलेबस में सिर्फ इसको JEE एडवांस ने लिखा हुआ है, मेंस में भी क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया। First to write finding EMF of a cell. Finding EMF of a cell. Potentiometer consists of a constant tin or manganese wire. Potentiometer consists of constant tin or manganese wire with a battery, rheostat
ammeter and key, all connected in series across the wire, all connected in series across the wire. ब्रैकेट में लिख लो प्राइमरी सर्किट, के ऊपर वाला जो सर्किट है दैट्स प्राइमरी सर्किट. The cell whose EMF is to be measured, the cell whose EMF is to be measured is connected with positive terminal connected to point A and negative terminal to jockey through galvanometer, and negative terminal to jockey through galvanometer, negative terminal to jockey through galvanometer. The potential of positive terminal of cell is same as that of, the potential of positive terminal of cell is same as that of point A, is same as that of potential of point A if jockey is touched at any point on the potentiometer wire. If jockey is touched at any point on the potentiometer wire, current flows through galvanometer, indicating difference of potential between, current flows through galvanometer indicating difference of potential between negative terminal of the cell and point N, indicating difference in potential between negative terminal of cell and point N on the wire. Slide the jockey on the potentiometer wire. Slide the jockey on potentiometer wire till current through galvanometer reduces to zero. Slide the jockey on potentiometer wire till current through galvanometer reduces to zero. On the potentiometer wire till current through galvanometer reduces to zero. At this point, negative terminal of the cell and point N are at the same potential. Negative terminal of the cell and point N are at the same potential. Or potential difference between A and N, potential difference between A and N is the null point length, is the null point length. Sorry, potential difference between A and N is EMF of the cell. Potential difference between A and N is the EMF of the cell. If AN is equals to L, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. सारे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला से ड्राइव हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे कोई भी. इस बेस फॉर्मूला को बस याद रख लो.
RH is rheostat resistance, RAB is the resistance of potentiometer wire. और अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया नहीं है रियोस्टैट की रेजिस्टेंस तो उसको 0 पुट कर देंगे. Sensitivity of potentiometer can be increased. Sensitivity of potentiometer can be increased by increasing the length of potentiometer wire and decreasing its least count. Can be increased by increasing the length of potentiometer wire and thus decreasing its least count. ये समझ में आया? सारा डाउट है इसमें, किसी को तो पूछ लो. कंसेप्ट समझ आ गया पोटेंशियोमीटर का? सेकेंड इज कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. कंपेयरिंग ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगा. सेकेंडरी सर्किट में भी कनेक्ट टू सेल्स. सेकेंडरी में 2 सेल लगा दिए यूजिंग टू वे टैप की. टू वे टैप की का मतलब बताया था. टू वे टैप की एट अ टाइम 1 कनेक्शन होगा, या तो K1 या K2. Compare the EMF. To compare the EMF, two cells are connected. To compare the EMF, two cells are connected. In a secondary circuit, using two-way tap key, two cells are connected in the secondary circuit using two-way tap key. If key K1 is pressed, null point length is L1. If key K1 is pressed, null point length is L1. And if key K2 is pressed, null point length is L2. And if key K2 is pressed, null point length is L2. Thus, फिर तीनों स्टेप लिख लो.
Next is finding internal resistance of cell. Finding internal resistance of cell. N1 EMF के लिए, और जब नीचे K1 को प्रेस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. So you can write for a cell of EMF E, for a cell of EMF E and potential difference V, internal resistance is given by R is equals to R is equals to E minus V upon V into capital R. As shown in figure, if key K1 is open and null point is obtained, as shown in figure, if key K1 is open and null point is obtained, it gives the value of EMF of the cell. It gives the value of EMF of the cell, that is E is equals to small e into L1. It gives the value of EMF of the cell, that is E is equals to EL1. If key K1 is pressed, current flows through the cell. If key K1 is pressed, current flows through the cell. Even if current flows through the cell, even if no current flows through galvanometer.
Thus null point length gives potential difference. Thus null point length gives potential difference. That is V is equals to EL2. That is V is equals to EL2. V is equals to EL2. Substitute. E and V in 1. L1 minus L2 upon L2 into R. So अगर L1 L2 पता है, you can find the value of internal resistance. डायग्राम देखो ना, ऐसा हो सकता है ना, की को प्रेस किया तो यहाँ तो करंट फ्लो करना है, और नल पॉइंट है तो इधर से नहीं करना, क्योंकि इन दोनों की पोटेंशियल सेम कर ली हमने। तो नल पॉइंट में कैसे करेगा? नल पॉइंट तो वो पॉइंट है ना जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। नल पॉइंट तो निकालना है हमने। N1 के लिए निकाला था जब की ओपन थी, फिर की क्लोज करके दोबारा निकाला। करो। When two known resistances R and S are connected in the left and right gaps of a meter bridge, the balance point is found at a distance L1 from zero end of the meter bridge wire. An unknown resistance X is now connected in parallel with resistance S, and the balance point is now at a distance L2. Obtain the formula for X in terms of L1, L2 and S. क्वेश्चन समझ आया? मैं अगर मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाऊं जो कल बनाया था, ये डायग्राम था। हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले हमने सिंपल सर्किट और नल पॉइंट लेंथ L1 पे आ रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास कल क्या आया था? R/S L/100 - L। हमें कहा कि जब हमने इधर सिंपल ये R और ये S है तो ये नल पॉइंट लेंथ L1 है। तो उसके बाद देखो उन्होंने कहा एन अननोन रेजिस्टेंस X इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, मतलब इसके साथ एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दी, और जो नल पॉइंट लेंथ है दैट बिकम्स L2। P/Q इस केस में अब क्या हो गया?
और इन दोनों की रेशो क्या बनेगी? ये S की जगह अब क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो इक्वेशंस दोनों P बाई Q की वैल्यूज ही हैं। 1 and 2 implies L1 upon 100 minus L1 is equals to हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? R की वैल्यू इक्वेट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, इधर से R की वैल्यू क्या आएगी? ये इक्वेशन बनी फाइनली, बिकॉज R दोनों केसेस में सेम है। तो मैंने फर्स्ट केस से भी R की वैल्यू निकाली, सेकेंड से भी R की। अब इसको सिंप्लीफाई करके X की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। अब तो मैथ्स बचा सिर्फ, बिकॉज फिजिक्स वाला पार्ट तो इतना ही है सिर्फ। समझ में आए दोनों इक्वेशंस कैसे लिखी हैं? ध्यान से देख लो एक बार। P by Q is always L upon 100 minus L। इधर रेशो है R by S और इधर रेशो है R upon SX upon S plus X। I can also write it as S plus X over X। यहाँ से x निकाल लेना जो भी आएगा। ये बोर्ड का भी वही क्यों है? तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में दे देते हैं। फाइव मार्क्स पर डायग्राम बना के समझ में आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आएगा तो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, उसमें चॉइस हमेशा मिलेगी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस होती है, तो बहुत अच्छा चैप्टर हम उसे गिनते नहीं है। जब मैं उसको आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, वो याद नहीं रहता। उस चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ता है। 5-6 बार ही पढ़ोगे तो चीज़ें याद होंगी, मतलब ऐसे समझ में आ जाती हैं। लिखना क्या है वो नहीं पता होता। और जो जेई मेंस में हम कहते हैं कि हमें का नल पॉइंट लेंथ इज 1/3 मीटर, तो L इज 1/3 मीटर। 100 माइनस L अगर मीटर्स में लें तो मीटर ब्रिज है ना, तो अगर नल पॉइंट लेंथ 1/3 है तो 100 माइनस L की जगह आ जाएगा 2/3। हमारे को ऐसे दिया है। मैं मीटर ब्रिज एक्सेट्रा नहीं बना रहा, सिंपल ऐसे शो कर रहा हूँ कि पहले ये वैल्यू है R, ये S, तो नल पॉइंट लेंथ दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 1/3 मीटर फ्रॉम द एंड। तो P by Q की रेशो क्या आ गई? 1/3 upon 2/3, L upon 100 minus L, and this is equals to R by S।
ये देखिए क्या लगता है, आर की वैल्यू कम है या एस की कम है? आर की। फिर उन्होंने कहा जो स्मॉलर रेजिस्टेंस थी उसके साथ एक 6 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी, तो ये कितनी हो जाएगी? आर प्लस 6 और नल पॉइंट लेंथ when 6 ohm is connected with R, तो मैं लिख सकता हूँ P by Q is equals to R plus X by S, बिकॉज इसके साथ 6 ohm की सीरीज में लगाई है। अब नल पॉइंट लेंथ कहाँ शिफ्ट हो गई? 2/3, मतलब दिस बिकम्स 100 minus L will be 1/3, this is equals to, यहाँ से R और S की वैल्यू बतानी है दोनों इक्वेशन से। R by S is half, R plus X by S is 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R by S is, so get 3/2 is equals to 6 by S, तो S is R और S की वैल्यू बतानी थी। समझ आया कैसे किया? करें नेक्स्ट। A 10 meter long wire of uniform cross section 20 ohm resistance is used in potentiometer. The wire is connected in series with a battery of 5 volt external resistance 480 ohm. If an unknown cell of EMF is balanced by 6 meter length of wire, calculate the potential gradient and unknown EMF. क्वेश्चन समझ आया क्या दिया? डेटा में क्या दिया? कि 20 ओम क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को हमने क्या लिखा था फॉर्मूला में? RAV। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज गिवन एज, null point length is given as, battery is 5 volt, rheostat resistance is given as 480 ohm। E बताना है, फॉर्मूला क्या था? अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ तो 5 अपॉन यही बन रहा फॉर्मूला, तो कितनी आ गई वैल्यू? 1.2। देखना जरा, 1.2 आ रही ना, बिकॉज 5/500 इज 1/100, तो 12/100। और इसका क्या करें? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। बिकॉज मैंने जो फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल्स टू EL, तो यही था पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूला याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। सिर्फ हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि RAB क्या है, RH क्या है।